Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section of Indian Express of 10th February. और आज का कोट है बाय नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेपन है इफ़ यू रियली वांट टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आई हैव बीन सीइंग कि आप लोग प्रॉपरली आंसरिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग इंटरैक्टिव. द मोर वी वांट यू टू बी पार्टिसिपेटिव, तो हमको इतना उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. तो वील हैव टू ट्राई सम अदर थिंग्स मे बी, एंड अगर ऐसा रहा तो मे बी वी माइट डिसकंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव. ओके, तो जैसे कल भी आई गेस ओनली 2 गर्ल्स अनीता एंड आकांक्षा, वेल आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, जो लोग थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फॉर अदर्स कीप ट्राइंग. ओके, तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन से शुरू करते हैं. क्लोजिंग द हेल्थ गैप. तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है. यहाँ पे बताया कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी हेल्थ सेक्टर में जिनको बजट में जगह नहीं दी गई है. तो यहाँ सबसे पहले बताया है कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बजट में क्या रहा है. और अगर मैं आपको इसका ब्रीफ फ्रेमवर्क दे दूँ तो द ऑथर हैज़ डिस्कस्ड व्हाट बजट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड 4 थिंग्स दैट आर नॉट इन द बजट. जैसे फर्स्ट इन्होंने बताया कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए था थ्रू आयुष्मान भारत. सेकेंड, इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको बढ़ाना चाहिए फॉर मिडिल क्लास, एंड वी शुड टेक आइडियाज़ फॉर दिस फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज़. और EIC एक्ट के लिए इसमें इन्होंने कहा है, आई गेस इट इज़ ESIC, तो उसको ESIC एक्ट को अमेंड करने के लिए इसमें बात कही है. तीसरा फिर इन्होंने कहा है कि मेडिकल रेगुलेशन जिसकी बात नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में की गई थी, वो रेगुलेशन करना ज़रूरी है. और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो आ चुका है 2010 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन इज इट मस्ट बी डन बाय द स्टेट्स. और लास्ट में इन्होंने इसी सजेशन में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस बताए हैं ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. और फोर्थ जो उन्होंने कहा चीज़ इसमें मिसिंग थी वो ये था, फिर से नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो रिकमेंडेशन था कि एक सेपरेट मेडिकल एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो वो चीज़ भी नहीं थी. ठीक है, तो अब क्या क्या था बजट में. पहली बात तो ये चीज़ कही गई थी कि 137% इंक्रीज़ हुआ है एलोकेशन ऑफ हेल्थ में. और उसमें एकदम से फिर ये चीज़ भी सामने आ गई थी कि जो सर्ज है, इतना ज़्यादा एलोकेशन जो हुआ है, उसमें वो फंड्स भी इंक्लूडेड है जो कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, आयुष, हेल्थ रिसर्च और वैक्सीनेशन को भी दिए जा रहे हैं. और उसके साथ में जो ग्रांट्स 15th फाइनेंस कमीशन में असाइन किए गए उनको भी इंक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से 137% इंक्रीज दिख रहा है. और एक्चुअल शेयर जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है, इट इज़ ओनली 1/3 ऑफ द टोटल एलोकेशन ऑफ 2.24 लाख करोड़. ठीक है, जो टोटल एलोकेशन है 2.24 लाख करोड़ का, इसका केवल 1/3 जो है वो प्रॉपरली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के उसमें दिया गया है. ठीक है, और जो कोविड के पहले हेल्थ बजट था वो 69,000 करोड़ था, और उसमें एडिशनल 14,000 करोड़ ऐड किया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए. और जो कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ था रिसर्च, सप्लाईज और वैक्सीनेशन के ऊपर, उसके लिए दिया गया था ये एडिशनल फंडिंग ऑफ 14,000 करोड़, एंड दिस वाज कमेंडेबल. और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो मतलब ये सारी चीज़ें तो आपने की है, उसमें बजट में एक कॉर्पस फंड भी होना चाहिए था कि मेडिकल पर्सनल जो है उनको एड करने के लिए, जिनको कई सारे रिस्क और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है वही हेल्थ इमरजेंसीज को फेस करने के लिए. ठीक है, और इसके अलावा बजट में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की भी बात की गई थी, जिसमें 18,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की फंडिंग की जाएगी, और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ को सपोर्ट किया जाएगा. और साथ में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जिनका 5 रीजनल ब्रांचेस रहेंगे, और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स भी बनाए जाएंगे. ओके,
और उसी तरीके से एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और लैंड क्रॉसिंग्स में भी हेल्थ ऑफिसर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि जो अराइवल और मूवमेंट होता है उसको स्क्रीन किया जा सके जब भी मतलब स्टेट्स में इंटर मूवमेंट होता है ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। तो अब इन्होंने ये कहा है कि आपने अनाउंसमेंट्स तो कर दिए, लेकिन वही है कि फंड्स इस चीज़ के लिए तभी दिए जाएंगे जब ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स प्रॉपरली फॉर्मुलेट होंगे, है ना। तो ये जो योजना भी है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की, तो वही है कि जब तक ये फॉर्मुलेट नहीं होगा, ग्राउंड पे नहीं आएगा, तब तक ये फंड्स भी प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए जाएंगे। अब 4 चीज़ें जो इन्होंने बताई है वो डिस्कस कर लेते हैं, विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन द बजट। तो अब देखो इस चीज़ को आपको बताने का क्या रेलेवेंस है कि जब भी आपके पास में फिर GS2 में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि व्हाट रिफॉर्म्स मस्ट बी डन, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग इन वेग टर्म्स, कई बार हम वेग टर्म्स में बोलते हैं कि आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, आपको कैपेसिटी और स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ाना चाहिए, या फिर ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग आपके प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना चाहिए। तो ये एक वेग टर्म्स में कहने की जगह आपको एग्जैक्टली यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे दैट व्हाट रिफॉर्म्स कुड बी अंडरटेकन इन दी हेल्थ सेक्टर, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत जब लॉन्च किया गया था, कब किया था, 2018 सितंबर में लॉन्च किया गया था। तो उसके लिए एलिजिबल लोग कितने थे, जो पुअरेस्ट सेक्शंस थे उसमें 50 करोड़ पीपल वर एलिजिबल, और आउट ऑफ देम मैनी करोर्स हैव रिसीव्ड हॉस्पिटल केयर। तो हॉस्पिटल केयर तो इनको मिल गया है थ्रू कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन अब बजट को इसमें क्या करना चाहिए था, एडिशनली इनको जो ये पुअर हैं उनको, जैसे कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं टाइम पे, कुछ वो कई बार दिक्कत आती है, और उसके अलावा फिर अनक्वालिफाइड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे इरेशनल ट्रीटमेंट मिलता है, कई बार ड्रग्स नहीं मिलते हैं, या फिर जो हाई एंड डायग्नोस्टिक्स होते हैं, वही जब डॉक्टर कह देते हैं कि आपको ये बीमारी, लेकिन एक बार आपको इसका डायग्नोसिस करना चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका खर्चा आता है, वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनका कहना है कि आयुष्मान भारत के अंडर इनको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है उसको भी केटर करना चाहिए था, ओके। सेकेंड, अब इन्होंने बताया है कि जो इंश्योरेंस कवरेज है मिडिल क्लासेस के लिए, वो एक बहुत बड़ा गैप रह जा रहा है और इसको एड्रेस करना चाहिए था। तो सारे सिटीजन्स, चाहे वही है कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड में हो, तो उनको हेल्थ कवर की काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए, जैसे हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में जर्मनी और फ्रांस का फंड हेल्थ केयर में जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंडेटेड होते हैं बाय लॉ, और उसमें दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को शेयर करना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस आई एम टेलिंग यू नॉट जस्ट फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ के सब लोगों के लिए ये चीज़ वैलिड है। और कैनेडियन सिस्टम में और क्या है कि जो भी सर्विसेज होती हैं वो उसके लिए वो पे करते हैं बेस्ड ऑन नीड, मतलब आपकी एबिलिटी टू पे को नहीं जज करते हुए, आपको अगर ज़रूरत है तो उस हिसाब से वो पे करते हैं। तो जो कनाडा का हेल्थ एक्ट है 1984 का, इट मेक्स फेडरल कॉस्ट शेयरिंग अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जबकि यूके का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है NHS, जो वहाँ पे मतलब बहुत माना हुआ टाइप का हेल्थ सिस्टम है, लेकिन वो भी केवल लिंक्ड है टू द लोकल प्रोवाइडर। जबकि कनाडा में क्या है कि इफ़ यू आर एंटाइटल्ड फॉर हेल्थ केयर, सपोज आप मान लो आपको इसमें आप रजिस्टर्ड हो कि आपको इस तरीके का जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिलेगी, जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट है वो मिलेगा, तो दैट थिंग इज़ पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। तो यूके में क्या है कि आप जिस जगह को बिलोंग करते हो आपको वहीं पर ही लेना होगा, लेकिन कनाडा में क्या है कि बिकॉज ऑफ वही फेडरल कॉस्ट शेयरिंग आप ऑल अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी ऐसा इलाज करवा सकते हो, डायग्नोस्टिक्स करा सकते हो, और उसका वो पे पूरा बेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज़ हमको लेने चाहिए फॉर इंडियाज़ मिडिल क्लास। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्यों बताई है अबाउट जर्मनी, फ्रांस, यूके एंड कनाडा, तो फिर से आपको वही है कि ये चीज़ भी, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कोट करने में काफ़ी काम आएंगे, तो इसलिए प्लीज़ नोट डाउन, ओके।
और नॉर्मली क्या होता है अब इंडिया में कि ऐसा सजेशन आता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, ये कह के कि भाई 90% से ज़्यादा लोग तो जो है वाइट कॉलर वर्कर्स, अब मिडिल क्लास जो है हमारे यहाँ पे वो ज़्यादातर वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, दे आर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक और चीज़, वाइट कॉलर जॉब्स कौन सी होती है, जो भी डेस्क जॉब्स वगैरह होती हैं उनको वाइट कॉलर जॉब्स माना जाता है। तो अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा क्योंकि ऐड करता है टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा हैं। और जो मतलब ब्लू कॉलर या पिंक कॉलर जिसको कहते हैं उसमें कौन सी जॉब्स आती हैं, जहाँ पे मैनुअल लेबर वगैरह होता है या वर्किंग क्लास जो होती है उनको माना जाता था ब्लू कॉलर जॉब्स। तो हमारे यहाँ पे अभी ज़्यादा सर्विस सेक्टर होने की वजह से वाइट कॉलर है। अच्छा, इसके अलावा एक ग्रीन कॉलर भी होता है, तो जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में होते हैं लोग उनको ग्रीन कॉलर जॉब्स में कहा जाता है, उसमें आपके एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वैसे रेड कॉलर जॉब भी होती है, तो रेड कॉलर जॉब्स जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे आप में से कई लोग कर होंगे या फिर आगे जाके करेंगे, तो ऐसे लोग फिर रेड कॉलर जॉब्स में कहलाते हैं। मतलब लेकिन इनका जो है ना थोड़ा कम ही रहता है, वाइट और ब्लू कॉलर वैसे ज़्यादा माने जाते हैं। इसके अलावा देयर आर ब्लैक कॉलर जॉब्स जो कि कोल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर में काम करते थे, और आजकल वैसे आर्टिस्ट वगैरह के लिए भी ब्लैक कॉलर जॉब्स कही जाती हैं, ओके। और एक और नया एक इसमें सेगमेंट आया है न्यू कॉलर जॉब्स। तो ऐसे लोग जो कि बिना ग्रेजुएशन के लेकिन सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में हैं, तो उनको न्यू कॉलर जॉब्स में माना जाता है, मतलब उन्होंने वोकेशनल किया हो या कहीं और से ऐसा कोर्स वगैरह किया हो तो उसको न्यू कॉलर में माना जाता है, ओके। तो अभी वही है कि ऐसे जब सजेशंस आते हैं कि आपको मिडिल क्लास वर्कर्स को भी देना चाहिए, तो अब इसको डिसमिस कर दिया जाता है कि ज़्यादातर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हेल्थ क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए ये सेंट्रल बजट के स्कोप के बाहर है। लेकिन बात वही है कि ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब जिसके पास भी जॉब है तो उसके जिसके पास में भी मतलब वही एम्प्लॉयर वगैरह है, तो इसलिए उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 50 करोड़ लोग तो आप ऐसे ही एक्सक्लूड कर दो क्योंकि उनको आप आयुष्मान भारत प्रोग्राम में कवर कर रहे हो। 10% और लोग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो उनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल कवरेज मिलता है वो भी आपके कम हो जाते हैं। उसके बाद में फिर भी 30 करोड़ इंडियंस ऐसे बच रहे हैं जिनको कोई भी स्टेट सपोर्ट नहीं मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस को लेके। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको कवर नहीं कर सकते हो। आज आपके पास में, आपने जैसे जैमटर्निटी का भी यूज़ किया है पहले भी, तो आपके पास में आज सबके आधार नंबर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो आया था 1948 का, उसमें भी कई लॉज में आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो आपको सारे स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो सिटीजन्स की ऐसे टाइम पे जो नीड है उसको आप मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट दो और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनको प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि आप चाहो तो ESIC एक्ट जो है 1948 का, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ESIC एक्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो ताकि इन क्लासेस को इंक्लूड किया जाए। और जो उसका स्कोप अभी तक वैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए था, तो उसको एक्सपैंड करके आप वाइट में भी इंक्लूड कर दो जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तीसरा अब इन्होंने यहाँ पे कहा था कि वही कोई भी मेडिकल रेगुलेशन जो है जिसकी बात नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 में भी की गई थी, तो फिर से कोई रेगुलेशन अभी नहीं किया गया है। तो अगेन दिस हैज़ लेफ्ट कंज्यूमर्स विदाउट प्रोटेक्शन, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हेल्थ पॉलिसी ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी थी कि जितने भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी ग्रेडिंग होनी चाहिए, ओके। तो इससे वही है कि आपको पता चलेगा, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने आजकल देखा होगा कई बार, मतलब अगर आप उसका रिव्यू देखो गूगल वगैरह पे, जोमेटो वगैरह पे, तो हर चीज़ का आपको पता चल जाता है उसकी रेटिंग से। तो उसी तरीके से इनका कहना है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की भी प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए थी। और स्टेट्स ने क्या किया है, जो एक मॉडल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 2010 का, उसको भी उन्होंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और IMA को भी इन्होंने ब्लेम किया है कि इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उसने भी
11 साल तक प्रॉपरली मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, अब एक इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है जो कि 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी पब्लिक हेल्थ वाली चीज़ें हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको आप कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आइए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात करिए। तो आपको बता दें कि पहले से ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं भी इस लिस्ट में, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फिर फूड एडल्ट्रेशन हो गया और ड्रग्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो वैसे मतलब शायद स्टेट के अंडर आते हैं पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन कंट्रोल, फूड एडल्टरिंग, ड्रग्स ऑलरेडी कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन का ये सजेशन था और तो ये रिकमेंडेशन की वजह से बात बजट में की गई थी। ठीक है, लेकिन रेगुलेशन कोई भी फिर भी नहीं है। और चौथी चीज़ अब इन्होंने बोली है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने एक और रिकमेंडेशन दिया था कि एक सेपरेटली एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ये किस लिए कि एक्चुअली में वही प्रोटेक्शन की बात है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसमें बाकी चीज़ों से तो आपको प्रोटेक्शन दिलवाया जाता है, लेकिन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस या मेल प्रैक्टिस की वजह से कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो वो चीज़ को एड्रेस नहीं करते। इसलिए हेल्थ सेक्टर को एक सेपरेट रेगुलेटर चाहिए, वही ऑन द लाइंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, उस तरीके से मेडिकल ट्रिब्यूनल भी अलग से होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग सजेशंस थे। आगे आते हैं पार्लियामेंट्स होमवर्क। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें फार्म लॉज को अबेंस में रखा गया था, और वही है कि वो एक तरीके से ये ऑर्डर जो है इट इज़ क्रॉसिंग द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो क्या पार्लियामेंट ने अपना होमवर्क सही से नहीं किया है? तो ये चीज़ें यहाँ पे अब इन्होंने ऑथर ने डिस्कस करी हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे 3 मैकेनिज़म्स बताए। ओके, 3 मैकेनिज़म्स हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास में क्या ऑप्शन रहते हैं कि इससे पहले की बात सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी तक जाए और फिर वो अपनी वही है कि क्रॉसिंग द लाइंस वाली या फिर सेपरेशन ऑफ पावर ना रह जाए, ये सारे एलिगेशंस आए। तो उससे अच्छा है कि आप अपना जो होमवर्क है वो आप पहले से ही कर लो। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इससे पार्लियामेंट को एक्चुअली में प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और 2019 से जो ऐसे स्टैट्यूट्स पास हो रहे हैं, जैसे एब्रोगेशन हुआ था ऑफ आर्टिकल 370, और उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके बाद में जो ये फार्म लॉज आए हैं, तो इनको बार बार मतलब वही है, जो एक्ट इधर से आ जा रहा है वहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट बीइंग द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, तो उसको ये चीज़ को स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ बिल्स को प्रॉपरली एग्जामाइन पहले से ही कर लिया जाए। तो अब यहाँ ऑथर ने कहा है कि पार्लियामेंट के पास में 3 मैकेनिज्म्स रहते हैं। तो मैं ये डिस्कस करने से पहले आपसे आज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। यू हैव टू टेल मी द एंटायर प्रोसीजर ऑफ बिल मेकिंग। ओके, तो जो बिल बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, ये आप सबने काफ़ी पढ़ा भी होगा, स्टैटिक टाइप की चीज़ है ये। तो उसके जो भी स्टेप्स वगैरह होते हैं वो आपको मुझे बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 3 मैकेनिज्म्स आपके पास में पार्लियामेंट के पास में रहते हैं, ये देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे अडहियर करे। और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है जब बिल का इंट्रोडक्शन होता है, तो जब इंट्रोडक्शन होता है बिल का, उसी टाइम पे कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो चाहे तो उसके इंट्रोडक्शन को ही, यानी उसका इंट्रोडक्शन ही ना होने दे और उसको अपोज करे, उसी टाइम पे अपोज करे, ये कहते हुए कि ये जो आप लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हो, जैसे फार्म लॉज की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग का कहना है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो आपको इसको यूनियन को नहीं करना चाहिए लेजिस्लेट। तो ये चीज़ आपको उसी टाइम पे इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है, ऐसा कोई बिल आता है, तो आपको उठानी चाहिए।
कि दिस लेजिस्लेशन इज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उस टाइम पे हालांकि लिमिटेड डिबेट होगी, लेकिन फिर भी एमपीज के पास में ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उस टाइम पे उस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन हो। तो इससे ऑब्वियस ही बात है कि लेजिस्लेटिव आउटकम तो नहीं डिपेंड होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रेजरी और अपोजिशन में जो जितने लोग हैं उसके ऊपर। तो वही है कि ट्रेजरी बेंचेस यानी कि हु आर इन रूल, हु आर हैविंग द मनी पावर, ओके, अगर उनके पास में इतने नंबर्स होंगे तो लाइक द करंट गवर्नमेंट दे वुड फेस नो डिफिकल्टी इन गेटिंग द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, ओके। और इसके बाद में जो रियल अपॉर्चुनिटी अब ऑथर का कहना है कि वो आपके पास में आती है बिल की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को प्रूव करने की, वो आती है जबकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी उस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करती है, उसको एग्जामिन करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंसेस भी बताए। फॉर एग्जांपल जो लैंड एक्विजिशन बिल आया था 2011 में, और उस टाइम पे उसने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, लैंड भी जो आता है सब्जेक्ट वो स्टेट के पास में आता है ना, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि एक तरीके से यू आर इन्फ्रिंजिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर। और 2016 में भी जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, तो उस टाइम पे भी जॉइंट कमेटी ने ये चीज़ पूछी थी कि आपको नहीं लगता है कि दैट दिस वुड वायलेट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 25। आर्टिकल 14 और 25 क्या है? आर्टिकल 14 है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहाँ पे स्टेट लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, यू हैव टू टेल मी द ग्राउंड्स, ओके। ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और 25th आर्टिकल में भी आपको राइट है टू दैट यू कैन प्रोफेस, प्रीच एंड प्रोपगेट योर रिलीजन। तो इन्होंने उस टाइम पे भी सवाल उठाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के टाइम पे कि आपको नहीं लगता कि 14 और 25 को एब्रोगेट कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। तो उस टाइम पे तो वही जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने ये चीज़ कहा था कि इट वुड स्टैंड अप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। तो लेकिन कमेटी वही इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये जो कमेटी प्रोसेस है इसको एक और एडवांटेज होता है कि वो लॉ मिनिस्ट्री के बाहर से भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टाइज ले सकती है। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। तो उसमें कई सारे लीगल ल्यूमिनरीज जैसे फली नरीमन और अशोक देसाई को इन्वाइट किया गया था और उन्होंने अपने इंसाइट्स दिए थे। और इसके अलावा गवर्नमेंट कई बार अटॉर्नी जनरल को भी मतलब वही इनवाइट करते हैं, उनको भी वहाँ पे बोलते हैं कि आप यू कैन अपीयर बिफोर दी पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो अटॉर्नी जनरल भी जो हैं वो अपने भी रिव्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस हैपेंड इन लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल और जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल जो 2013 में भी आया था, एंड ऑल्सो इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बिल ऑफ 1967। लेकिन अब इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो ये है कि बिल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली तो पार्लियामेंट्री कमेटी तक नहीं जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं जाते हैं। तो ये एक्चुअली में एक डिस्क्रिशन पे होता है कि वहाँ पे उनको मिनिस्टर्स के पास में ऑप्शन रहता है कि वो सिलेक्ट कमेटी को रिफ़र करें या ना करें। और ज़्यादातर क्या होता है, दे डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वो वहाँ पे बिल्स खुद से नहीं बेचते हैं। और इससे क्या होता है, अब जैसे फार्म बिल्स को इन्होंने उस स्पेसिफिक कमेटी में नहीं भेजा, तो एक तरीके से लेजिस्लेचर जो है एक अपॉर्चुनिटी चली गई कि उस टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एग्जामिन कर सके। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने एग्जांपल दिया है फॉरेन कंट्रीज़ का, लाइक स्वीडन एंड फिनलैंड। तो अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो बिल्स होते हैं वो एक नहीं बल्कि 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से जाते हैं, ठीक है, 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के थ्रू जाते हैं। तो एक कमेटी जो होती है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखती है और दूसरी कमेटी जो होती है वो केवल यही देखने के लिए होती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और दूसरा टेक्निकलिटी देखने के लिए होती है। तो ये चीज़ भी हमको वहाँ से सीखनी चाहिए, ओके।
आज बेसिकली जो आर्टिकल्स आए हैं उसमें हमें फॉरेन कंट्रीज से सीखने के लिए काफ़ी कहा गया है। आगे एक और ऐसा आर्टिकल आएगा, आप देखेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो आर्टिकल भी। ओके, अब तीसरा इन्होंने ये कहा है कि आप तीसरा क्या कर सकते हो कि ये जो बिल है उसको लीगल वेटिंग के थ्रू भी आप रख सकते हो, और इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के वही है कि ये लेजिस्लेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेजिस्लेशन है उसको पास करने से पहले ये चीज़ से खुद को सेटिस्फाई करे वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ओके, आइडियाज़ पेज में आएंगे तो ये एक आर्टिकल आया था, द रिटर्न ऑफ अपर कास्ट पॉलिटिक्स। तो बेसिकली वो हिंदुत्वाज और बीजेपी के अगेंस्ट था। तो वी वोंट डील विद सच आर्टिकल्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो आते हैं उनको हम डायरेक्टली इस तरीके से डील नहीं करते हैं। एंड रिमेंबर, कभी भी जब आप रिव्यू देते हो आपको अंदर पता होता है कि अगर आप किसी तरफ allied हो भी, बट रिमेंबर नाउ यू आर एन यूपीएससी और एनी सिविल सर्विस एस्पिरेंट। ओके, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हो, गवर्नमेंट्स वुड कम एंड गो बट यू वुड बी ऑन अ परमानेंट पोस्टिंग। ओके, तो आपको अपने आप को न्यूट्रल रखना है, और जो भी आपके आंसर्स भी रहेंगे तो आपको वहाँ पे भी अपने व्यूज़ नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्सप्लिसिटली आस्क्ड। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। वही बात है ना कि अगर आप कई बार डिस्कशन भी करते हो, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि दोस्तों से बात करें, पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, कभी भी कहा जाता है कि कोई पॉलिटिकल टॉपिक जो है वो स्मॉल टॉक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब आप करे पड़े हो बीजेपी की तारीफ, बगल वाला कोई बंदा है साइड में वो लेफ्टिस्ट है उसका है या क्या, तो करो बैठ के फिर वहाँ पे डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स, जनरली फिर आर्ग्यूमेंट्स में ही कन्वर्ट हो जाता है। सो बेटर नॉट इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। पर यहाँ पे काम की एक चीज़ इन्होंने बोली है वो बस हम देख लेते हैं, और कुछ इस आर्टिकल में काम का देखने का नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट, यानी अभी करंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई है कि किस तरीके से रिजर्वेशन, तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि रिजर्वेशन और इन सबसे रिलेटेड कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसमें बता सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आप अपने उसमें खुद के भी सजेशंस दे सकते हो। ओके, सो यू कैन डेलिबरेट ऑन सच थिंग्स। तो पहला इन्होंने ये कहा है कि पब्लिक सेक्टर का जो है वो इरोजन हो गया है, और जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का क्या, क्योंकि हम वही है ना FDI, प्राइवेटाइजेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज इन द जॉब्स। तो जॉब्स जब डिक्रीज होंगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो रिजर्वेशन है वो भी डिक्रीज होगा। तो लाइक द रिजर्वेशन इन ऑफ एससीज हैज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज। उसी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि यूपीएससी भी जो है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप में से कई लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी नंबर ऑफ सिविल सर्विस कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनका नंबर भी कम हो गया है, और लगभग 40% कम हो गया है बिटवीन 2014 एंड 2018। तो 1236 से 760 आ गया। अब ये मत आप मनाते रहिएगा कि काश हम 6 साल पहले अटेम्प्ट किए होते, तो अब वो आपके हाथ में नहीं। ओके, तो अभी जो है अभी भी आपके पास में 760 सीट्स हैं, तो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, और सेकंड इसके अलावा क्या किया है, एक तो आपने जॉब्स घटा दिए हैं, ठीक है। दूसरा अब आपने क्या किया है कि आपने लेटरल एंट्री अलाउ कर दी है। तो लेटरल एंट्री आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अलाउ कर दी, इसका मतलब क्या है कि कोटा सिस्टम वहीं पे डाइल्यूट हो गया है। तीसरा आपने क्या किया है, आपने एक 10% कोटा अलग से 2019 में इंट्रोड्यूस किया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एंड दिस हैज ऑल्टर्ड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस। और अब बैकवर्डनेस केवल कास्ट बेसिस पे नहीं बल्कि इस वजह से इनकम बेसिस पे देखने लगे थे कि 8 लाख से जो कम की इनकम वाले हैं उनको आपने क्वालिफाई कर दिया था कि वो EWS में आ जाएंगे। तो इससे बेसिकली यहाँ पे कहना है कि 95% जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो सब इसमें एलिजिबल हो गए हैं। ओके, बस इस आर्टिकल में यही था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया, लर्न फ्रॉम दाई नेबर। तो पाकिस्तान और इंडिया के कंटेक्स्ट में कि कैसे हमको कुछ चीज़ें एक दूसरे से सीखनी चाहिए। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि रिपब्लिक डे परेड जो हुआ था उस टाइम के जस्ट कुछ 4-5 दिन पहले ही
एक पाकिस्तान का को स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था जो कि उन्होंने यूएन में प्लेस किया था, उसमें उन्होंने कंडेम किया था कि कोई भी जो ऐसा मूव होता है टू ऑब्लिटरेट और फोर्सिबली कन्वर्ट एनी रिलीजियस साइट, तो किसी रिलीजियस साइट को ऑब्लिटरेट यानी डिस्ट्रॉय करने का कोई भी ऐसा मूव होता है या फिर फोर्सिबली उस रिलीजियस साइट को कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, और इसके अलावा वायलेंस भी जो होता है अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसको इन्होंने कंडेम किया था कि ये चीज़ गलत है यूएन में। ठीक है, तो अब हम भी कम नहीं तो हमने इसका रिप्लाई भी दिया कि दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, उन्होंने कहा कि ये बहुत आयरॉनिकल बात है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे अभी अभी दिसंबर में एक अटैक हुआ था और हिंदू टेम्पल का डिमोलिशन हुआ था, और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को आए दिन एमैस्कुलेट किया जाता है, और एक वो खुद को स्पॉन्सर है, वो खुद अब को स्पॉन्सर है ऑफ रेजोल्यूशन अंडर द एजेंडा आइटम, अब वो पीस की बात कर रहे हैं, कल्चर ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे इन्होंने जिस स्ट्रक्चर की बात करी है वो एक समाधि थी एक हिंदू सेंट की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब लेकिन अब यहाँ पे अब देखो सीखने वाली चीज़ क्या आ रही है, वो बता रहे हैं कि दिसंबर में ये अटैक हुआ और उस अटैक के एक महीने के अंदर अंदर जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया, और कंट्री का जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड है, इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड यानी वही जो मतलब माइनॉरिटी वगैरह और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका ट्रस्ट बोर्ड है, उनको कहा गया था कि आप इस श्राइन को रिकंस्ट्रक्ट करो, और इसके अलावा जो भी दूसरे माइनॉरिटी रिलीजियस साइट्स हैं उनकी डिटेल्स मांगी थी, और ये भी उनको कहा था ईपीटीबी को ही कि कोई भी ऐसा एनक्रोचमेंट टेम्पल्स या गुरुद्वारा साइट्स में नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो उस इंसिडेंट में दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था, और 92 पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स वर सस्पेंडेड। तो अब वही है कि पाकिस्तान के केस में हमने एक तरीके की ब्लाइंडनेस डेवलप कर ली है एंड अ ग्लीफुल सेंस ऑफ शॉर्डन फ्रॉइड एट द फेलियर्स एट इट्स फेलियर्स ऑन दी अदर। ये शॉर्डन फ्रॉइड क्या होता है, ये एक जर्मन टर्म है। ठीक है, चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि जब दूसरे का किसी का नुकसान हो रहा है उसमें आप जब खुश होने लगते हो, ओके, यू आर हैप्पी विद व्हेन द अदर्स आर लूजिंग और दे आर इनकरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कॉस्ट। ठीक है, दूसरों के फेलियर पे आप खुश हो रहे हो। तो हमने पाकिस्तान के केस में यही कर लिया है। लेकिन ये जो कंटिन्यूसली वन अपमैनशिप का जो गेम चल रहा है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री में या नेबर में केओस और फेलियर हो, तो हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि जो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही है उससे हमको लेसन्स भी लेने चाहिए। ओके, और जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, और जिस अलैक्रिटी इज़ कि मतलब जितनी तेज़ी से जितनी स्फूर्ता से उन्होंने इस चीज़ को मतलब रिस्पॉन्स दिया, इसको डिलीवर किया इस ऑर्डर को, एंड इट स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स अयोध्या बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट। ओके, और 30 साल जब हो चुके हैं डिमोलिशन को, तो उस टाइम पे भी जो है 30 साल के भी टेलीवाइज डिमोलिशन के बाद में कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया, और इनफैक्ट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ही पार्टिसिपेटेड इन द रिलीजियस फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी ऑफ व्हाट वाज वंस अ डिस्प्यूटेड साइट एंड अ क्राइम सीन। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, ओके, जिसको इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। और यहाँ पे अब इन्होंने और भी चीज़ें बताई है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है वो इसलिए स्टैंड आउट करता है बिकॉज इट अपीयर्स टू बी एट ऑड्स विद द कंट्रीज लार्जर पॉलिटिकल कल्चर। तो अगर आप वहाँ का पॉलिटिकल अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ज़्यादातर इट इज़ सर्कमस्क्राइब्ड बाय द मिलिट्री, वहाँ की मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है। एंड ऑल्सो जो वहाँ के रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, दे ऑफन एक्ट एज क्वासी गवर्नमेंट्स, तो वो खुद ही कोई गवर्नमेंट अब मान के बैठ गए, ओके। और ये जो रिलीजियस टेक ओवर के रूट्स हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेस टू जिया उल हक डिक्टेटरशिप। तो 77 to 88 का जो पीरियड था उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के स्टेप्स उठाए थे टू ब्रिंग अबाउट निज़ाम मुस्तफ़ा। अब ये निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है कि एक्चुअली में वहाँ पे शरिया लॉ जो इस्लामिक लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके। और इसके अलावा ब्लास्फेमी लॉ था या हुदूद ऑर्डिनेंस है, यही था कि पूरा इस्लामिज्म को इंड्यूस करने के लिए वहाँ कंट्री में, और मदरसा का एक्सपेंशन किया था।
तो ऐसे टाइम पीरियड में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो ये वही टाइम था, उस टाइम पे लिंचिंग्स, जो माइनॉरिटी क्लासेस है उनकी लिंचिंग्स, असैसिनेशंस और सेक्टेरियन स्ट्राइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो माइनॉरिटीज़ की कंडीशन भी थी वही था कि उनका सिटीजनशिप स्टेटस जो था वो एक तरीके से सेकेंड क्लास ही बस उनको एक दे दिया गया था, डिस्क्राइब कर दिया गया था। ओके, तो जो वहाँ की वही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ने हिस्टोरिकली और अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है। और वैसा, हालांकि हमारी सोसाइटी आज तक वैसी नहीं है, मतलब वहाँ पे अभी भी जैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, और ज़्यादातर जो वहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने वाले होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस पार्टी से ही होते हैं। ओके, और एक ये वही है कि ऐसे मतलब उसमें भी इतना ज़्यादा फॉर्मल डिस्टिंक्शन है कि ऐसी कोर्ट वर्डिक्ट आई जिसने कि एक माइनॉरिटी जो डिमोलिश्ड प्लेस ऑफ वर्शिप थी उसका रिकंस्ट्रक्शन ऑर्डर किया है। सो इट होल्ड्स आउट द होप ऑफ अ स्टेट एंड सोसाइटी दैट कैन रेस्क्यू इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओन वर्स्ट डेमन्स। और जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, और काफ़ी सिक्युलर टाइप के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी जो हम फॉलो करते हैं काफ़ी सिक्युलर और लिबरल टाइप का माना जाता है। ओके, और उसमें भी नाउ वी आर फॉलोइंग शॉर्ट, राइट। तो अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जिया उल हक के कोड की तरह जो हमारे यहाँ का भी लॉ ऑफ लैंड है इट इज़ चेंजिंग। ओके, और कन्वर्जन जो है कि एक अधिकार माना जाता है कि अगर खुद के हिसाब से विदाउट फोर्सफुली इफ़ यू वांट टू गेट कन्वर्टेड तो दैट इज़ रिस्पेक्टेड एक्चुअली, बट नाउ इट इज़ इन्वाइटिंग द रैथ ऑफ द लॉ। और जिस तरीके से नरेमबर्ग लॉज में हुआ था, नरेमबर्ग लॉज हिटलर के टाइम पे जर्मनी में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उसी तरीके से आज जो इंटरेक्शन है एंड द लव बिटवीन द पीपल इट इज़ बीइंग पुलिस्ड। ओके, तो वही है जो यूपी और एमपी में जिस तरीके के अभी लॉज बनाए गए हैं वही लव जिहाद को पॉइंट आउट करते हुए, तो एक तरीके से पुलिसिंग की जा रही है। और बाबरी मस्जिद का भी जो वही था कि डिमोलिशन हुआ, सबने देखा, लेकिन लीगली नो वन डिमोलिश्ड इट। और उससे भी बड़ी बात उसकी जगह पे फिर जब मंदिर बनाया गया तो इट वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ अ न्यू इंडिया। ओके, और वो भी ये सारी चीज़ें कब हुई जब हमको ये चीज़ें कि वी आर वर्किंग अंडर अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। ओके, तो अब इनका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नेबर्स होते हुए हमको क्या लेसन्स हैं ऐसे जो एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है उसको इंडिया के पास्ट को एक गाइड की तरह मानना चाहिए, और इंडिया को भी जो है वो पाकिस्तान के प्रेजेंट से एक वार्निंग लेनी चाहिए, और इनफैक्ट उसको एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करना चाहिए। और इसकी वजह है कि हम उनके इंटॉलरेंस पे या वो हमारे इंटॉलरेंस पे अटैक करें, अपने मतलब खुद को इग्नोर करते हुए दूसरे के ऊपर अटैक करें, वी मस्ट एक्चुअली एनकरेज कि जो दोनों तरफ की सोसाइटीज़ कोशिश कर रहे हैं वापस गोइंग टू द क्रॉस रोड्स और रिलीजन वाली चीज़ों से निकलते हुए एक दूसरी पॉलिटिक्स की तरफ, मतलब रिलीजन को अलग रखते हुए जिस पॉलिटिक्स की तरफ जाने की सिटीजन्स कोशिश करें, तो हमको उसको भी एक्चुअली में एक्नॉलेज करना चाहिए। ओके, अब आइडियाज़ पेज था तो सबके अलग अलग अपने अपने आइडियाज़ हैं, तो अब ये माल्या को वापस बुलाने के पीछे पड़े, बट ना ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। आगे आते हैं अब सीधे एक्सप्लेन सेक्शन में। तो एक्सप्लेन सेक्शन में फिर से ग्लेशियर लेक्स के ऊपर आया, हालांकि हम डिस्कस कुछ चीज़ें कर चुके हैं अबाउट ग्लोफ LLOF, बट स्टिल वील बी डिस्कसिंग अ फ्यू पॉइंट्स, और जो कुछ अलग चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक्चुअली में दिस वाज एन इंटरव्यू फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया आंसर सवाल कि जो उत्तराखंड में अभी डिज़ास्टर हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि एक इंसिडेंट हुआ विच वॉज ट्रिगर्ड बाय स्नो एवलांचे, और एक्चुअली में पिछले हफ्ते में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था, और स्नोफॉल होते अचानक से फिर वेदर क्लियर हो गया था और थोड़ा सा गर्म हुआ था। ओके, तो बहुत तेज़ी से ये क्लाइमेट में शिफ्ट हुआ था, एंड दिस लेड टू मेल्टिंग ऑफ स्नो विच फर्दर ट्रिगर्ड एन एवलांचे, एंड देन इट रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फ्लैश फ्लड्स। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने फिर पूछा है क्या एवलांचे इस टाइम पे अनयूजुअल नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। और एक्चुअली में क्या होता है कि जब सडन चेंज होता है टेम्परेचर में स्नोफॉल के बाद, तो एक तो देखो जो नीचे की लेयर है स्नो की, मान लो पहले से कुछ वहाँ पे जो भी लैंड वगैरह है उसको
उसके ऊपर अब क्या है, जो फ्रेश स्नोफ्लेक्स आएंगे वो अभी ताज़े ताज़े, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो दीज द फ्रेश स्नो वुड मेल्ट एंड इट वुड स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। और जब ये स्लिप करेगा वही एकदम से हायर एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, तो इन ज़्यादातर जो ग्लेशियर्स इस जगह पे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेब्री होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि ग्लेशियर जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे डेब्री काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जब स्नो स्लिप करना शुरू करती है तो वो इस डेब्री को अपने साथ में अक्यूमुलेट करते जाती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो लगभग आने वाली अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को इरोड कर देता है, ओके। और डेब्री का आप इसमें तब भी रेलेवेंस पढ़ते हैं जब आप लैंडफॉर्म्स वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 11th में, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ में आती है। वेर यू रीड ग्लेशियर एज एन एजेंट एंड वाई वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड वाई यू शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड, दैट्स बिकॉज यही कि इसका इरोजनल जो होता है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ओके। तो अब इन्होंने पूछा है कि ये थ्रेट ऐसे इंसिडेंट्स का कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा है कि अभी उत्तराखंड में 1000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और वो सब ज़्यादातर जो है वो रिसीड कर रहे हैं और ज़्यादातर में डेब्री कवर है। और वही है कि जैसे ये रिट्रीट करते हैं राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, तो स्नो तो मेल्ट हो जाती है लेकिन डेब्री वहीं पे ही रह जाता है, और उसी की वजह से वहाँ पे लेक्स बनते हैं। वही क्या होता है कि डेब्री, मान लो कि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हुआ, उसका डेब्री जो है वो पानी बहना शुरू हुआ, डेब्री यहीं पे ही रहता गया, छोड़ता गया, तो यहाँ पे एक तरीके से वो डेब्री का एक बैंक टाइप का बन जाता है और इस वजह से यहाँ पे पूरा लेक बन जाता है, ठीक है। तो डेब्री एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेक्स, ओके। और कुछ सालों में ये ऐसे लेक्स की फॉर्मेशन बढ़ गई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ग्लोफ इवेंट्स अभी नहीं हुए हैं, और इनफैक्ट अभी सिक्किम में ज़्यादा हो रहे हैं। और उत्तराखंड में जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं और इसलिए पानी किसी तरीके से बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से मतलब वही है ना कि पानी ऊपर तभी बैठेगा ना जब वहाँ पे थोड़ा फ्लैट टाइप का या थोड़ा सा भी उसको इतना स्टीप नहीं है, पर जब बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा एक्सपर्ट ने कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लेक्स की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी मेजर किया जाए, रेट मेजर किया जाए जिस पे वो इंक्रीज़ या श्रिंक कर रहे हैं। तो अब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अब बेसिक क्या हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है, इतने सालों से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो हमारे पास में क्यों कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, हमारे पास में कई सारे ग्लेशियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट सब काम कर रहे हैं, मल्टीपल साइंटिफिक ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस है, बट द मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड फोकस, ओके। तो डेटा हर कोई अपना अपना आके जनरेट कर रहा है, उस पर जाके रिपोर्ट बना रहा है, लेकिन उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब एक यूनिफाइड वर्क नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड वर्क नहीं हो रहा है, ओके। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि वी डेस्परेटली नीड अ नोडल नेशनल एजेंसी जो कि इस पूरी रिसर्च को कोऑर्डिनेट कर सके और इसके बाद में फिर ऑपरेशनल चीज़ें जो हो रही हैं उनको भी देखा जा सके। तो अब सवाल पूछा गया कि हमारे यहाँ पे तो मिशन भी है हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर, जो कि हमने नेशनल एक्शन प्लान के अंडर बनाया हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान आया है हमारे पास क्लाइमेट चेंज का, जिसके अंदर कई सारे मिशंस हैं एंड वन ऑफ द मिशन इज ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल me the names of all the missions which are under the national action plan on climate change and when was it implemented, okay। और इसके अंदर ही अब बात की गई थी कि एक नेशनल सेंटर बनाया जाएगा हिमालयन ग्लेशियोलॉजी का। तो उन्होंने कहा कि ये सेंटर ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है और पता नहीं क्यों किया है, और इसलिए वही उन्होंने कहा है कि एक एजेंसी होनी ही चाहिए जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो इस काम के लिए, ओके। और तभी हम ऑपरेशनल मैटर्स पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं। तो अब पूछा है कि ऑपरेशनल मैटर्स क्या होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोनार लेक है सिक्किम का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है कंट्री का, और रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ से पानी ड्रेन करने का, धीरे धीरे ड्रेन करने का एक तरीका निकाला है कि रेगुलेटेड वे में वो वहाँ से ड्रेन होकर नियर बाय रिवर में चला जाए पानी, ताकि वहाँ पे फ्लडिंग भी ना हो और जो उस लेक का प्रेशर है वो अनबियरेबल भी ना हो पाए। तो इस तरीके के सोल्यूशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन वही बात है 1000 से ज़्यादा लेक से तो हर लेक पे तो नहीं कर सकते, तो आपको एक डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे आप इस तरीके का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। और ये इनफैक्ट केवल उत्तराखंड नहीं पूरे हिमालयन रीजन में करने की ज़रूरत है।
अब पूछा है कि क्या वहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की वजह से तो ऐसा डिज़ास्टर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि वहाँ पे कोई भी स्टोरेज डैम्स नहीं है, और जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बने हुए हैं वो रन ऑफ द रिवर टाइप है, मतलब स्टोर नहीं किया जाता है उसको, वही रन ऑफ द रिवर उसी में से ही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने का काम होता है, बट देर इज़ नो स्टोरेज। ओके, एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉट प्रूडेंट कि ऐसे हाइट पे इस तरीके के डैम्स भी बनाए जाएं। ओके, अब इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और चीज़ दी कि ग्लेशियर का आपसे इंपॉर्टेंस या वो पूछा जाए इंडिया में तो आप ये चीज़ बता सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल जब लिखने को आता है ना तो कई बार वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो यू कैन राइट सच थिंग्स डाउन और एटलीस्ट मेक अ नोट ऑफ in your mind. ओके, तो ग्लेशियर्स जो हैं दे आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन्स, और जब ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट होता है हिमालयन इकोसिस्टम में, उसी से हमारी जो कई सारी रिवर्स, आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और हिमालयन रिवर्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दे आर अ सोर्स ऑफ रिवर। तो ज़्यादा इतनी सारी जो हमारी पॉपुलेशन भी है उन सबको इन रिवर्स से ही पानी का सोर्स मिलता है, और ये जो पानी रिवर्स को सोर्स मिलता है वो हिमालयन इकोसिस्टम में ग्लेशियर्स वगैरह के मेल्ट होने से ही मिलता है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर इन रिवर सिस्टम्स लाइक इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र टू ओवर अ बिलियन पीपल। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि कुछ मॉडल्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 1850 के 1850 के कंपैरिजन में ग्रीन हाउस गैस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से 2070 तक हो सकता है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा एज़ कम्पेयर टू 1850, एंड दिस वुड रिजल्ट इन 45% ऑफ मीडियम एंड लार्ज ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स डिसअपियरिंग कम्प्लीटली, यानी करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर इस पूरे ड्यूरेशन में जो ग्लेशियर्स हैं वो तब तक हमारे जा चुके रहे होंगे। ओके, एंड नियरली 70% ऑफ स्मॉलर ग्लेशियर्स आर लाइकली टू मेल्ट अवे। ओके, तो 45% मीडियम और लार्ज ग्लेशियर्स और 70% स्मॉलर ग्लेशियर्स जो हैं वो तब तक मेल्ट हो जाएंगे। और तरीके फिर उन्होंने क्या बताया, वही मॉनिटरिंग करना, प्लानिंग करना कि प्रॉपर स्ट्रक्चरल वो किया जा सके, और मिटिगेशन। ये सारी चीज़ें हमने वैसे कल एनडीए में गाइडलाइंस में बहुत अच्छे से डिस्कस करी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके कल का भी वीडियो देखें। ओके, अब गुजरात की 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है जिसमें 3 सिविक कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया है। तो बेसिकली 3 कैंडिडेट्स थे जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ वडोदरा और राजकोट के थे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है, तो 2005 में गुजरात गवर्नमेंट ने अमेंड किया था गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट, और इसके तहत इन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर काउंसिल ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर नहीं बन सकता जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। ओके, पर ये एग्जिस्टिंग वालों को नहीं माना गया था फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तो इसके लिए इन्होंने थ्रेशोल्ड रखा था, और इस थ्रेशोल्ड को इन्होंने बढ़ाकर 2006 भी किया था। तो रैशनल क्या था इसके पीछे यही था, द नीड टू ऑर्डर एंड स्टेबलाइज द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से शुरुआत होनी चाहिए हु कुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो एक एक्चुअली में वही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। इफ़ यू गो डीप इनटू द फैक्ट्स एंड फिगर्स तो यू वुड फाइंड कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें अब इंक्रीज जो है वो अब ज़्यादा नहीं रह रहा है, और इफ़ पॉसिबल आई वुड शेयर द फिगर्स विथ यू ऑल्सो। ओके, तो अभी बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कुछ टाइम में हमारी पॉपुलेशन स्टैग्नेट भी होने लगे, क्योंकि कम तो नहीं बट धीरे धीरे स्टैग्नेट होने लगे, क्योंकि इंक्रीज़ का जो रेट है वो हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। ओके, तो ये जो गुजरात ये लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो उसको काउंट किया जाएगा अगर कैंडिडेट को वो बॉर्न हुआ है, तो रिगार्डलेस कि उसका वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं और उसका अडॉप्शन हुआ है या नहीं, या फिर बिकॉज ऑफ सेपरेशन, मान लो कि अगर उसका डाइवोर्स हो गया, कहा कि पहले, तो इस तरीके के यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंसेस भी दिए हुए हैं। तो वही है कि
where a candidate has only one child on or after the date of the commencement of the policy, any number of children born out of single subsequent delivery shall be deemed to be one entity. मान लो कि अगर पहले से उसके पास में बच्चा है और उसके बाद में जब पॉलिसी आई तो उसके बाद में अगर मान लो कि उस कैंडिडेट का एक ही डिलीवरी में मान लो 2 भी हो रहे हैं या फिर ट्रिपलेट्स भी हो रहे हैं तो उसको भी लेकिन सिंगल एंटिटी माना जाएगा. ओके. और अडॉप्शन वगैरह का वही है कि आपको अगर आपने दे भी दिया है अडॉप्शन में आपको बच्चा हुआ आपने दे दिया है तो वो भी उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी काउंट किया जाएगा. और अगर मान लो कि वो बच्चा सर्वाइव नहीं भी किया है, वही मैंने कहा ना कि सर्वाइवल, अडॉप्शन, सेपरेशन जो भी चीज़ें हुई हो, अगर वो बायोलॉजिकल आपका बच्चा है वो हुआ और उसके बाद में फिर वो सर्वाइव नहीं किया तो भी उसको एक एंटिटी माना जाएगा. ओके. तो ये थी गुजरात की 2 चाइल्ड पॉलिसी. इसको भी आप कभी आंसर्स में आए तो आप इसको कोट कर सकते हैं. ओके. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे. आई होप आपको अच्छा लगा होगा डिस्कशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे.